हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, रखते हैं, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके ऊपर क्या आता है, टॉर्क आता है। देखिए बच्चों, जो डाइपोल होता है वो क्या चीज होती है, मैं पहले बता चुका। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर कोई दो सेम चार्ज हैं और अपोजिट साइन के साथ है, नेचर के साथ है, अगर उनको किसी भी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। अब उसी डाइपोल को हमने पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, टॉर्क। अब उसी डाइपोल को रखे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गए, बट उसकी क्या निकालेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानना पड़ेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया होगा, आप उसको बनाने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। इन सब के बीच इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। हाँ वही बात है, इसमें एक डाइपोल को पुट कर देते हैं। ये रहा डाइपोल, ये कैसा चार्ज है, माइनस क्यू, ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। तो मैंने बताया था जब किसी भी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता, कोई भी पार्टिकल हो, आपको ये बात याद होनी चाहिए, आपको हमेशा काम आएगी। आप मैग्नेटिक फील्ड अगले यूनिट में जाओगे वहां पे भी काम आएगी। जब किसी भी पार्टिकल को आप कभी भी किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो एक्सेलरेट कराएगा। याद रखना इस बात को हमेशा याद रखो। तो यहां पे भी ये पार्टिकल है, एक्सेलरेट कराने का मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा और इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा। अब फोर्स जब इसके ऊपर लगता है तो इसके ऊपर कौन आता है, टॉर्क आता है। कौन आता है, टॉर्क। जब वो टॉर्क आएगा तो इस बॉडी को ऐसे ऐसे क्या करवाएगा, रोटेट। ये रहा डाइपोल, इसके ऊपर टॉर्क लगा, इसको ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे क्या कराएगा, रोटेट कराएगा। जब ये डाइपोल रोटेट करेगा तो कोई वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क करेगा। ये जब डाइपोल रोटेट करता है तो कोई काम करता है, वर्क करता है, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं चलने लगा, मैं काम कर रहा हूं और मेरी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गया, मैंने काम किया, मेरी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार जब ये रोटेट करेगा तो ये काम करेगा, वर्क करेगा, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेशन करने से पहले हमें वही सभी बातें करनी होगी, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। वो कौन कौन सी बातें, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लेना, आपको पता पहले बता चुका हूं मैं। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, डाइपोल कंसीडर करेंगे हैविंग ए लेंथ 12, जिसकी लेंथ कितनी है, 12, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको किस में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। When dipole is placed in uniform electric field, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो टॉर्क कम्स इनटू प्ले। तो इसके ऊपर टॉर्क आएगा, पहले बता चुके हैं। एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ टॉर्क, इस टॉर्क के कारण ये रोटेट करेगा एंड इट डू सम वर्क, और ये क्या करेगा, कोई वर्क करेगा, और दैट वर्क स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और वो वर्क किसमें स्टोर हो जाए, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, यूनिफॉर्म जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क कम्स इनटू प्ले एंड ड्यू टू दिस टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी अपीयर इन द डाइपोल। इसी जो हमारे जो टॉर्क के कारण इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। इसको आप देखिए मैथमेटिक्स कैसे करेंगे। देखिए हमें पता है 11वीं छोटी क्लास में हमने पढ़ा कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स गुणा में डिस्टेंस होता है। अगर यही वर्क स्मॉल हो, डी का मतलब स्मॉल वर्क, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कैसी हो जाएगी, स्मॉल। ये होता है लीनियर में, अगर कोई बॉडी लीनियरली चल रही, सीधा चल रही है। अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला किसके लिए होगा, लीनियर के लिए, ओनली फॉर लीनियर, अगर कोई बॉडी सीधी चल रही। तो अब यहाँ पे डीडब्ल्यू रोटेशन के लिए कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क, क्योंकि
बॉडी के ऊपर टॉर्क आता है तभी वो बॉडी क्या करती है, रोटेट, और रोटेट करने के कारण उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब बॉडी रोटेट करती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और उसको किससे डिनोट करेंगे, डी थीटा। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये कब आती है, जब बॉडी रोटेट करती है। रोटेशन के अंदर वेलोसिटी या डिस्टेंस नहीं होती, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होती है एंगुलर, तो डी थीटा। तो ये हो जाएगा डी थीटा। यानी कि लीनियर में फोर्स का काम फोर्स और डिस्टेंस का काम डीएस, और रोटेशन में फोर्स का काम टॉर्क और डिस्टेंस का काम डी थीटा करेगा। अब देखिए टॉर्क, आप पिछले डेरिवेशन में टॉर्क की वैल्यू निकाली थी, पीई साइन थीटा, इतना हमारे पास टॉर्क था पिछले में। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट, और पीछे हमने इतना टॉर्क निकाल चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो देख के आपको पता चलेगा। अब क्या करेंगे, पुट टॉर्क इनटू इक्वेशन फर्स्ट। किसमें रखें हम इस टॉर्क को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम इस टॉर्क की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा, देखते जाइए बच्चों, क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना, देखिए ये है स्मॉल वर्क। कैसा वर्क है ये, स्मॉल वर्क। अगर मैं इसको पूरा करना, बड़ा करना, कंप्लीट वर्क निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। बच्चों पहले बताया था कि अगर छोटे टुकड़ों को जोड़ के बड़ा बनाना है तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां पे भी क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू में पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, और ये जो टॉर्क है ये कहां से कहां तक घूम सकता है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। हमें नहीं पता कहां से कहां घूम सकता, हमने मान लिया कि थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कर सकता है, तो इसलिए हमें लिमिट पुट करेंगे थीटा 2 से थीटा 1 से थीटा 2। अब इसका सोल्व करते हैं हम। देखिए वर्क इज इक्वल टू, पी क्या है, कांस्टेंट, ई भी क्या है, कांस्टेंट। केवल ये वेरिएबल है, जो इसके साथ जो क्वांटिटी होती है ना, जो यहां पे होगी वही, देखो इसके साथ है थीटा, और इन सारी टर्म में थीटा किसके पास, इसके पास, इसलिए ये वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, पहले ही पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा। आपको पता होना चाहिए, जो बाय वाले बच्चे हैं वो ध्यान से डरना मत, आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है, वो क्या है, बाय वाले बच्चों को गया, वो है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है। और ये लिमिट पुट कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। अब देखिए आगे क्या होगा, तो W इज इक्वल टू में P इंटू ई, पहले अपर लिमिट पुट करते बेटा, फिर लोअर लिमिट पुट करते। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, कोस थीटा 2, माइनस में और एक माइनस का साइन और प्लस हो जाएगा कोस थीटा 1। एक माइनस का साइन ये और एक माइनस का साइन यहां पे होता, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू में P इंटू ई कोस थीटा 1, ये आगे ये पीछे कोस थीटा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या होगी, स्टोर होगी, जब डायपोल को किस में रखेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मैं स्पेशल केस लूं और उसमें क्या लूं, 92 थीटा रोटेशन। पहले फिक्स नहीं थे यहां पे हमारे पास, हमने थीटा 1 थीटा 2 ले लिया था, बट हम एक केस बढ़ा देते हैं जिसके अंदर हम 90 डिग्री से लेके थीटा डिग्री तक रोटेशन लेते हैं। मतलब ये वैल्यू किसकी, थीटा 1 की, ये वैल्यू किसकी, थीटा 2 की, दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दो। W इज इक्वल टू P इंटू ई कोस थीटा 1 की जगह 90 माइनस में कोस थीटा, और थीटा 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये 0 बची तो क्या बचेगा, देखिए बच्चों हमारे पास बचेगा, फिर देखते जाइए, W इज इक्वल टू में P इंटू ई, और यहां पे कोस थीटा किसका, माइनस का, टोटल रिजल्टेंट कितना होगा, माइनस का पीई कोस थीटा। ये हो जाएगा स्पेशल केस, कब, जब 92 थीटा रोटेशन। तो दो बात बता दी, दोनों बातें याद रखनी, पहले थीटा 1 से थीटा 2 तक करेंगे तब अलग रिजल्ट, 92 थीटा रोटेशन लेंगे तब अलग रिजल्ट। अब ये रिजल्ट हमने क्यों निकाला, इससे पहले हमारे पास आ चुका था, हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका भी वजह है, इसका भी कारण है क्यों निकाल रहे हैं। देखिए मैं बताता हूं क्यों।
आप देखते थे। अब कोई पूछ ले हमसे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई भैया, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? पहला केस तो देखिए W इज इक्वल टू माइनस का पीई कोस थीटा। देखिए यहाँ पे डाइपोल जो पी है ये कांस्टेंट चीज है, इसके अंदर देखिए पी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स है, हमने लेंथ को फिक्स कर दिया, चार्ज को फिक्स कर दिया, मतलब इसको कोई कुछ नहीं कह सकते, हम ना छेड़छाड़ कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही फिक्स कर लिया था जितना दिया। अब वेरिएबल कोड है कोस थीटा, कोस थीटा जो है डिपेंड करेगा वर्क के ऊपर, यानी कि कोस थीटा अब बताएगा ये कब मैक्सिमम होगा। तो देखिए ये है माइनस साइन के साथ, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लूं तो कोस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1। अगर कोस 180 डिग्री लिया और उसकी वैल्यू पुट की तो W कितना हो जाएगा, माइनस PE -1, तो कितना हो जाएगा P इंटू ई। तो कितना वर्क होगा मैक्सिमम, P इंटू ई के बराबर, ये हो जाएगा मैक्सिमम। इसके बाद दूसरे केस में हम मिनिमम देखते हैं। मिनिमम कैसे निकालेंगे, देखिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क का फार्मूला भी बताया, पीई कोस थीटा माइनस का, ठीक है, पी कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दूं, कोस थीटा की वैल्यू कितनी पुट करूं, 0, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो वर्क कितना आ जाएगा माइनस का पी। अब आप यहां पे ये भी सोच सकते हो सर यहां पे हम 90 डिग्री क्यों नहीं पुट कर देते, कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, ये सारी क्वांटिटी मिलके कितनी हो जाएगी, 0। नहीं बेटा, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई तो ये मिनिमम नहीं है, इससे भी कम पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव में, इसलिए कोस 0 के ऊपर क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगी माइनस पी, जिसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा। ये टॉपिक कौन सा बताया मैंने, किसी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, तो ये था। मैक्सिमम मिनिमम केस भी बता दिया। एक एक नंबर में आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं, आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड। हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर, आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक स्मूथ कर्व होती है। कर्व का मतलब आपको पता ही होगा, एक जो कर्व टाइप होती है जैसे कि हमारे पास होती है, मैथ में भी आप पढ़ते होंगे, तो ये क्या होती है स्मूथ कर्व। कैसे, देखिए मैं समझाता हूं। मान लिया जाए मैंने कोई कर्व ले ली, ऐसी कर्व ले ली, ऐसी कर्व होती है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और उसके ऊपर एक टेंजेंट लगाऊं, इसका टेंजेंट ये रहा, इसका टेंजेंट ये रहा, इसका टेंजेंट ये रहा, इसका टेंजेंट ये रहा, ठीक है। अगर मैं कोई भी क्या लूं, एक कर्व लूं, स्मूथ कर्व, जिसके ऊपर कोई पॉइंट ड्रॉ करके वहां पे टेंजेंट लूं, तो वो टेंजेंट जो है किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था क्या होता था, स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, उसको हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको जो डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बेसिक जो डेफिनेशन वो क्या हुई, दीज आर द स्मूथ कर्व, क्या होती है, स्मूथ कर्व होती है। पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन दीज कर्व, अगर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लूं, द टेंजेंट एट विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और टेंजेंट उसके ऊपर अगर हम लेंगे तो वो किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो लिख सकते हैं हम आर दी, दीज आर दी, यहां पे लिख लो चाहिए, दीज आर दी स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व, कर्व टेंजेंट ऑन विच, टेंजेंट on which gives the direction of electric field, जो जिसका जो टेंजेंट है वो किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पढ़ने का हमारा जो पर्पस है वो बेसिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना। तो इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, अगर हम कोई भी स्मूथ कर्व लेती हैं, जैसे ये स्मूथ कर्व ले लिया, इसका किसी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट लूं तो वो किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की।
और इसी को हमने किस में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया बस इसी बात को। कैसे, दीज आर द स्मूथ करो टेंजेंट ऑन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या लिख सकते हो टेंजेंट एट विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमने पढ़ी, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए वन बाय वन वर्क करके और सब प्रॉपर्टीज हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो क्या होती है, ये जो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, ये जो स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। कैसे, देखिए बात करते हैं। ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, इससे हमेशा ये क्या होंगी, स्टार्ट होंगी, ये स्टार्ट होंगी। क्या वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे जाके क्या होती है, खत्म होती है। देखिए ये नेगेटिव पे जाके क्या होगी, खत्म, और यहाँ पे चार्ज कितना होगा, लेस देन जीरो। तो इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज के ऊपर होती हैं। तो इसलिए हम इसको दिखा सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज रहा, ये नेगेटिव चार्ज। देखो ये स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, ये खत्म होगी नेगेटिव पे, ये स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, ये खत्म होगी नेगेटिव। इसी प्रकार देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, ये नेगेटिव पे आके खत्म हो रही है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके क्या होती है, खत्म होती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। दूसरी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो कौन सी होती है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है बच्चों काटना, एक दूसरे को काटना, कट करना। इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट, देन एट दैट पॉइंट, तब उस पॉइंट के ऊपर, एट दैट पॉइंट देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible। इसका मतलब क्या है, मैंने ये कहा है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अभी अभी बताया कैसी होती है, स्मूथ कर्व होती है, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगर वो कट कर देती है, बाय द वे हम कैसे लेते हैं, वो कट कर देती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां पे वो कट करेंगी, दो जो हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और आपको पता है एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये तो असंभव है, पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे, इसको समझते, मान लिया जाए एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो इसके हिसाब से टेंजेंट ये रहा, इसके हिसाब से टेंजेंट ये रहा, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर यहां पे भी होगी और यहां पे भी होगी। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंटली 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछी जाती है कि दो कभी भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। कहेंगे क्योंकि अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, दीज आर द नॉर्मल, दीज आर द नॉर्मल वेयर these enter into a material। ये क्या होती है, नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। these are the normal, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, नॉर्मल। where these enter into the material, जहां पे ये मटेरियल में एंटर करती है, and where from which they एमरेज। एमरेज का मतलब होता है निकलना बाहर। एक बार देखिए, मान लिया जाए ये कोई सैंपल है, इस सैंपल में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स घुसेंगी और यहां से निकल जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसमें घुसी और इसमें से निकली, तो ये जहां से घुस रही है यहां पे भी और जहां से ये निकल रही है यहां पे भी,
ये पॉइंट दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। मतलब जहां पे किसी सैंपल में अगर एंटर करेंगी तो भी परपेंडिकुलरली और कहीं सैंपल से निकलेंगी तो भी परपेंडिकुलरली। इसलिए कहते हैं कि हमेशा नॉर्मल होती है। कहां पे? जहां पे एंटर करती है मटेरियल के अंदर, जहां से निकलती है। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊं, एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां से पूछा गया था, बोर्ड में भी पूछा जाता, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई, हरियाणा बोर्ड हो, और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया था। क्या था? एक ऐसा डायग्राम बना दिया, देखिए ये है और एक ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। पूछेंगे इनमें से कौन सी पॉसिबल है, फर्स्ट पॉसिबल है या सेकंड पॉसिबल? तो हम मना कर देंगे कि पहली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। ना तो एंटर हो रही तब 90 बना रही, ना तब एमरेज हो रही 90 बना रही, केवल ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये लाइन क्या होगी? पॉसिबल। अब इसको सेटिस्फाई करिए, जहां से एंटर कर रही है वो भी 90 डिग्री, जहां से निकल रही है वो भी 90 डिग्री है। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, वो कौन सी है वो देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। ये क्या करती है? लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। लेटरल प्रेशर क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं विच शो, जो क्या करता है, विच शो रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज। जो दो चार्ज जो सेम होंगे, लाइक चार्ज होंगे, उनके बीच रिपल्शन को शो करता है। मैंने क्या बताया? मैंने कहा दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, मतलब क्या हुआ? ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती हैं। अगर ये प्रेशर लगाती हैं तो क्या प्रूव करना चाहती, क्यों लगा रही है प्रेशर? ये प्रेशर लगा के ये बात प्रूव करना चाह रही है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैसे? जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से देखिए रे निकल रही है, ये निकल रही, देखिए मैंने बताया था हमेशा पॉजिटिव से क्या होती है, स्टार्ट होती है, तो ये हो रही, यहां से भी ऐसे ही निकलेंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी। ये अब ये क्या करेंगी, ये इसको इस तरफ धकेलेंगी, ये इसको इस तरफ धकेलेंगी, तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर। ये वेव इसको ऊपर प्रेशर लगाएगी, उसको उस तरफ धकेलेगी, ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, इसको इस तरफ धकेलेगी, और दोनों के बीच क्या शो करेंगे, रिपल्सन। यानी कि सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये बात शो कर रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ये क्या शो करता है, आगे भी बताया, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो शो करता है सेम चार्ज के बीच रिपल्सन। इसके बाद जो पांचवी प्रॉपर्टी वो क्या है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर शो दैट अट्रैक्शन बिटवीन सेम चार्ज, अपोजिट चार्ज के बीच। अभी भी बता, अगर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है तो सेम चार्ज के बीच रिपल्शन शो करती है। अगर ये एक्सर्ट करती है क्या, लेंथ वाइज, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, तो बच्चों अब देखते हैं इसकी पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी में क्या कहेंगे, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, विच शोज, जो क्या शो करता है, विच शोज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज, जो क्या शो करेगा, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन। अभी हमने बात की दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर क्या शो करता है, लेटरल प्रेशर शो करता है सेम चार्ज के बीच रिपल्सन। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेंथ वाइज अपने अलोंग द लेंथ, तो क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव अपोजिट, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे, ये दूसरी रे निकली नेगेटिव पे गई, ये गई। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, ये कर रही कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरे के साथ ये कर रही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्या शो कर रहे हैं, दोनों अपोजिट चार्जेस के बीच क्या है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। और इससे पहले वाले में रिपल्सन बताया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन बता रहे हैं। तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बताएगी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी बताती है कि दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, बट थ्रू
नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या शो करती है, तीसरी प्रॉपर्टी शो करती है कि ये कभी भी कंडक्टर में से पास नहीं हो सकते हैं। ये केवल किस में से पास होंगे, नॉन कंडक्टर में से। मान लिया जाए मैंने ये ले लिया कंडक्टर, कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे मैं ले लिया कंडक्टर, इसमें से मैं पास करना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो क्या करेंगी, ऐसे जाएंगी, अंदर नहीं होंगी। अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर मैं इसमें से पास करने की कोशिश करता हूं तो अंदर क्या होगी, जीरो। अगर मैं यही बात करूं नॉन कंडक्टर की, मैं किसकी बात करूं, नॉन कंडक्टर की, देखिए पास करेंगे सीधी पास हो जाएंगी, पास करेंगे सीधी पास हो जाएंगी। बट कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी होती है, जीरो। किसके अंदर, कंडक्टर। तो बच्चों अब तक हम 6 प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अब 7वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा कब, वेयर द क्राउड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज हाई। क्या कहा इसने ये कहा कि जहां के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की भीड़ होगी, ज्यादा संख्या होगी या उनके बीच डिस्टेंसिंग कम होगी, तब वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक वेयर क्राउड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज लो। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू लो होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते, देखिए ये देखिए ऐसे, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं ए, ये पॉइंट लेता हूं बी, ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ईबी। अब हमसे ये पूछा गया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या यहां पे, तुम बच्चों देखते ही बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग होगा। यहां पे क्राउड ज्यादा है, यहां पे क्राउड कम है, मतलब ईए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी ईबी से, यानी कि ईए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किससे, ईबी से। बड़ी इजी बात थी, मतलब क्या बताया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड में पूछी जाती है, सीबीएसई बोर्ड में भी आई, हर बोर्ड में पूछी जाती है, तो इसको याद रखो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो हमारे पास है 8th प्रॉपर्टी। तो 8th प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, दीज लाइंस आर इमेजिनरी। क्या कहते हैं, दीज लाइंस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी समझते होगे, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस, ग्रेट सिग्निफिकेंस, उसके बाद भी इनका सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दे एक्सप्लेन all property of इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो 8वीं प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल, सीधी सादी सी बोलती है कि ये लाइन इमेजिनरी है। आप समझोगे कि ये क्या बोल दिया सर, यस, ये लाइन कैसी है, इमेजिनरी है, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होती। इसके बाद भी हम इनको स्टडी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हाथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकें। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चाहिए, बेशक ये वो बिल्कुल इमेजिनरी ही क्यों ना हो। इसलिए हम इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चे मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल के ऊपर आपको इजी डेरिवेशंस या इजी मेथड में केमिस्ट्री भी मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।